नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम क्लास 10th के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने मॉडल पेपर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न और जो 4 नंबर वाले प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न थे सॉल्व करा चुके हैं। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। आज की वीडियो में आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा, ये आपको निकालना था। जरा आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ था, आपको सबसे पहले याद रखिए समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है वो क्या होता है, सम बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए प्रथम 8 पदों का योग क्या था 64, तो हम रखते हैं 64, ये योग हो गया। 8 पद है मतलब n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8/2 2a पहला पद आपको निकालना था। और पदों की संख्या कितनी दी है, प्रथम 8 पद हैं तो 8 - 1 हो गया, और सार्वंतर मतलब d आपको निकालना है। अब देखिए 2 चौकू 8 हो गया, तो ये क्या हुआ 64, ये 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 2a प्लस 7d, मतलब ये क्या आएगा 16 बराबर 2a प्लस 7d आया आपका। ये पहला समीकरण आपने बना दिया। अब दूसरी बात क्या दी हुई थी, प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ था। 17 पदों का योग क्या था 289 दिया हुआ था। 289 बराबर क्या हो गया 17/2 गुणा 2a प्लस n की वैल्यू 17 है, तो 17 - 1 क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 17 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ऊपर 17 हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा, बराबर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 8d आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा अगला समीकरण क्या बना, 17 बराबर मतलब 17 बराबर a प्लस 8d, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसमें और इस समीकरण को इसमें 2 का गुणा करके इससे माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां देखिए ये क्या है, ये आया था 16 बराबर 2a प्लस 7d, ये था। अब ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा पूरे में, मतलब यही वाला टर्म लिख लीजिए, हमने यहां से 2 कट किया था बस। 17 दूनी 34 बराबर 2a हो जाएगा प्लस का 16d हो जाएगा। जरा इस समीकरण में से इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा माइनस माइनस माइनस। अब 16 में से 34 आएगा तो ऑब्वियस ही बात है माइनस का 18 बचेगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16d और 7d यहां माइनस का 9d हो जाएगा, क्योंकि 16d बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या आ गया 18/9, 9 दूनी 18, मतलब d की वैल्यू क्या आई 2 आ गई d की वैल्यू। अब d की वैल्यू कहीं उठा के रख दीजिए, इसी समीकरण में रखिए, एक पहले समीकरण में, तो 16 बराबर क्या आएगा 2a, d की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 14 इधर आएगा, 16 में से माइनस होगा 14, तो 2 बराबर 2a हो गया, तो a बराबर हो गया 1, बस 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। दोस्तों अब आप एक बार एक ओवरव्यू, अब आइए दोस्तों एक बार ओवरव्यू लेते हैं। आपको ये याद रखिए, जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जहां पर s जो है पदों का योग है, n जो है पदों की संख्या है, a जो है उस श्रेणी का प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है, d जो है सार्वंतर है, सार्वंतर। तो बस आपको हर टर्म पता था। पहले 8 पदों का योग 64 दिया था, हमने लिख दिया, ये आया था पहला समीकरण। फिर 17 पदों का योग 289 दिया था, फिर हमने समीकरण लिखा। फिर इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया, माइनस किया तो हमें d की वैल्यू मिल गई। फिर d की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दिया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। d आया 2, a आया 1। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये आप उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हर आपके मॉडल पेपर में भी है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, अथवा
एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी थी, रेलगाड़ी की चाल। जरा देखिए इसे हल कैसे करेंगे, याद रखिए कैसे हल होगा ये। मान लेते हैं कि शुरुआत में ट्रेन की चाल v थी और उसको 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। बस देखिए दूरी 180 किलोमीटर चली, चाल v मान ली और उसे मान लिया हमने t समय लगा चलने में। अब वह दोस्तों कह रहा है अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया जाए, v+5 कर दिया जाए, तो उसे कितना टाइम लगता है, आधा घंटा कम लगता है। मतलब t माइनस 0.5 इतना टाइम उसे कम लगता है इतनी ही दूरी चलने में। अब दोस्तों देखिए ये दूरी जो है दोनों के केस में समान है, दूरी समान है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v+5 गुणा t माइनस 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, v गुणा t हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो बस ऐसे हल करेंगे, क्या आएगा, v गुणा t हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू v प्लस का 5t माइनस का हो जाएगा 5 पंजे 25 मतलब 2.5 बराबर v गुणा t। देखिए v गुणा t इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 5t माइनस 0.5v माइनस 2.5 बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, v इंटू टी बराबर 180 दिया हुआ था। दोस्तों आपको यहां पर चाल निकालनी है तो t की वैल्यू यहां से रख दीजिए। t की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 180 बटा v हो जाएगी। इस समीकरण से 180 v इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 5 गुणा 180 बटा v हो गई माइनस का 0.5 v बराबर 2.5 हो गया। बस अब हल करिए इसे, क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। मतलब v आएगा एलसीएम 900 बटे v माइनस ये v का इधर गुणा होगा तो माइनस 0.5 v स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.5 v हो जाएगा। ये v जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से हटा देंगे v को, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो आएगा 0.5 v स्क्वायर माइनस का 900 बराबर 2.5 v हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो 0.5 v स्क्वायर माइनस का 900 और माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2.5 v बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, कैसे हल होगा, अगर आप ये देखेंगे पूरे समीकरण को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो 0.1 v स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा 0.5 v बराबर 0। अगर पूरे समीकरण में 10 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1800 प्लस का 5 v बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, इसे हल करिए, कैसे हल होगा, v स्क्वायर आप 1800 को ऐसे हल करिए 1800 v स्क्वायर को कि 5v आ जाए, तो कैसे हल होगा ये, अगर हम इसे कर दें प्लस का 45v माइनस का 40v माइनस का 1800 बराबर 0। 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए v कॉमन आएगा तो v प्लस 45 हो जाएगा, माइनस इधर 40 कॉमन आएगा तो v प्लस 45 हो जाएगा यहाँ बराबर 0। अब v प्लस 45 कॉमन हो गया, v प्लस 45 तो v माइनस 40 बचा। अब v की दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस 45 एक प्लस का 40, तो प्लस वाली वैल्यू आपको लेना है। तो v की वैल्यू क्या आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आई v की चाल। यही आपसे पूछी थी कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने दोस्तों क्या किया, हमें दिया हुआ था दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दिया था 180 किलोमीटर कोई ट्रेन शुरुआत में चलती है, फिर उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ाया गया तो उसका टाइम आधा घंटा कम हुआ। बस हमने 180 रख लिया इसमें जो दिया था उसी के अनुसार। फिर हमने v प्लस 5 इंटू टी माइनस 0.5 बराबर vt कर दिया, क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर थी दोनों केस में। बस इसको हल किया हमने तो ये आया। फिर हमें जब ये समीकरण मिला तब हमने t की वैल्यू यहां से इससे क्या की,
180 बटे वी इधर ले आए, 180 बटे वी यहां पर रख दी। फिर हमने इसको सॉल्व करते चले गए तो द्विघात समीकरण बना। फिर द्विघात समीकरण को हल करने पे हमें v की वैल्यू 40 मिली। -45 नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी माइनस में नहीं होगी, तो 40 किलोमीटर पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ट्रेन की ओरिजिनल चाल थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ये दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना था आपको बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। अर्थात आपको जो ये आकृति निर्मित की गई थी इसका आयतन बताना था। आयतन हम आइए देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन, सबसे पहले गोलाकार कांच का बर्तन लेते हैं। गोलाकार कांच का बर्तन ये है, गोलाकार कांच का बर्तन है और जिस इसकी आकृति देखिए, गर्दन इसकी क्या है, एक बेलन के आकार की है। इसकी गर्दन जो है वो बेलन के आकार की गर्दन है। हमने बेलन के आकार की गर्दन ले ली। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गर्दन की इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर थी और इसका व्यास जो था वो 2 सेंटीमीटर दिया था, ये बेलनाकार गर्दन का। और गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ था, इसका व्यास दिया था 8.4 सेंटीमीटर जो था इसका व्यास दिया हुआ था। अब पूछ रहा है इस पूरे बर्तन में पानी कितना भरा जा सकता है, तो पानी उतना भरा जाएगा जितना इस पूरे आकृति का आयतन होगा। आयतन, अब देखिए इसमें कितना पानी भरा जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा इसमें, ये क्या है, ये गोला है, प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन, इतना पानी जो होगा पूरे में भर जाएगा, गोले का आयतन। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। अब बताइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है बेलन का आयतन होता है, प्लस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बस देखिए आर की वैल्यू, गोले के आर कितना हो जाएगा, इसको अगर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2। 4.2 गोले की त्रिज्या हो गई। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2/2, आधा कीजिए तो 1 सेंटीमीटर इसकी बेलन की त्रिज्या हो गई। अब आपके पास मान है, रख दीजिए। इसका मान, पाई का मान रखिए 22/7, दोनों में है तो कॉमन आ गया। आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर गुणा एच है 7, इसका एच 7 है, प्लस 4/3 पाई कॉमन चला गया, इसमें बचा आर। आर कितना है 4.2, इसे हम 42/10 भी लिख सकते हैं, गुणा 42/10 गुणा 42/10। ये इसलिए 3 बार क्योंकि आर का क्यूब है। अब इसे हल कर लीजिए। 22/7 जब अंदर जाएगा तो 22 गुणा 1 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, प्लस 4/3। अब गुणा देखिए ये इसे हल करेंगे 42 का क्यूब हो जाएगा ऊपर, बटा 10 का क्यूब हो गया, गुणा हो जाएगा 22/7 से, इस 22/7 को। अब इसे आसानी से हल करेंगे तो ये आएगा 22 प्लस, अब ये कट हो जाएगा 4/3 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 बटा 1000 हो जाएगा, गुणा 22/7 हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आसानी से हल हो जाएगा 22 प्लस 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 2 गुणा 22 बटा 1000। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 2 गुणा 22 बटा 1000 को हल करने पर 310.46 आएगा। इसमें 22 जोड़ेंगे तो 332.46 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी जो है इस आकृति में भरा जाएगा। दोस्तों आपको बेसिक पॉइंट क्या पता होना चाहिए था, जो बेलन का आयतन प्लस गोले के आयतन के बराबर इसमें पानी आ जाएगा। बस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो गया। बाकी आपको इसमें आर की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे आर और एच की वैल्यू रखनी थी, सब कुछ दिया हुआ था। ये सॉल्यूशन आपके बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो टाइम लगेगा ये सॉल्यूशन में लगेगा। बाकी कॉन्सेप्ट की बात ये थी
कि आपको दोनों के आयतन की बात पता होनी चाहिए थी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे अगला क्वेश्चन था, ये एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले हम खिलौना बनाते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ये खिलौना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कह रहे हैं समान त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर यह अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या दी गई है। और खिलौने की कुल ऊंचाई दी गई है, कितनी है, खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर खिलौने की कुल ऊंचाई है। अब ये देखिए, जब अर्धगोले की त्रिज्या ही 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर है, तो 15.5 में से अगर इतना माइनस करेंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें शंकु की हाइट मिल गई। जब हमें शंकु की हाइट मिल गई, अब हमें क्या निकालना था कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा एल। पाई आर एल जो होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस 2 पाई आर स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यू आपके पास हैं। आपको एल निकालना है क्योंकि एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एल शंकु का आसानी से निकल आएगा। क्या निकल के आएगा, एल बराबर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। एल बराबर जो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच है 12 का मतलब 144 प्लस आर है 49/4 हो जाएगा। तो ये हल करने पर 12.5 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। एल की वैल्यू 12.5, ये एल आएगी, एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब बस सारी वैल्यू आपके पास है। देखिए पाई आर कितना है, आर है 7/2, एल कितना है, एल आया है 12.5 प्लस, अब गोले का रख दीजिए, गोले का 2 पाई आर कितना है 7/2 है, स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2 हो गया। बस अब इसे हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे गुणा 7/2 गुणा 12.5 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब इसे हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहां पे देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कट जाएगा, 11 बार जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट होगा 11 बार। तो क्या आंसर आएगा, अब 12.5 का 11 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 हो गया, 11 दूनी 22 और 5 27 हो गया, 11 एकम 11 और 2 हो जाएगा 13, 137.5 ये हो गया प्लस ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 137.5 हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 11 7 77 ये हो जाएगा इसका अर्धगोले का। अब दोनों को कर लीजिए ऐड, क्या आएगा, ऐड करने पर दशमलव का 5 ये हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा 14 और 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 और 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। सबसे पहले हमें
ये खिलौने की ये दिया हुआ था इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या और संपूर्ण ऊंचाई दी थी। हमने शंकु की ऊंचाई निकाल ली, ऊंचाई निकाल आई तो HR मिल गया, तो हमने L निकाल लिया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है और अर्धवृत्त का 2πr² होता है। R रेडियस दी हुई थी अर्धवृत्त की, बस हमने सारी वैल्यू रखी, आंसर हमारे हाथ में आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के ये क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बताना था। यहां अवनमन कोण दिए हुए हैं, याद रखिए। एक बहुमंजिला इमारत ये है और 10 मीटर का भवन ये है। बहुमंजिला के टॉप से देखने पर जो अवनमन कोण इसके टॉप का और इसके भवन के आधार का अवनमन कोण दिया हुआ था कितना। अवनमन कोण हमेशा देखिए, कोई इसका अवनमन का मतलब होता है आंखों को नीचे नमन करके देखना पड़ेगा, तो जो एंगल बनेगा यहां पर अगर कोई देख रहा है तो जो नीचे की ओर बनेगा ये एंगल हो गया, ये वाला, ये एंगल जो हो जाएगा इसको टॉप का, और ये पूरा एंगल जो हो जाएगा ये जो होगा इसका एंगल होगा। ये नीचे इसके जो बॉटम पर देख रहा है ये वाला। ये दो अवनमन कोण आपको कितना दिए हुए थे। पहला दिया हुआ था शिखर और तल। शिखर का दिया हुआ था, जो शिखर को देख रहा था उसका दिया हुआ था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री था, और जो ये आधार को देख रहा था इसका ये अवनमन कोण जो था पूरा यहां से यहां तक था, ये दिया हुआ था 45 डिग्री। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इनको मिला रही है तो ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब ये 45 हो गया। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल है, ये लाइन इनको मिला रही है तो ये कोण इसके बराबर 30 डिग्री हो गया। बस अब आपको क्या निकालना था, इस बहुमंजिला भवन की हाइट निकालनी थी, बहुमंजिला भवन की हाइट, और इस भवन की हाइट 10 मीटर आपको दी हुई थी। अब दोस्तों देखिए, अगर ये 10, अब हम सबसे पहले A, B, C, D और E, अब त्रिभुज ABC में देखिए, A, B और C में अगर ये पूरी ऊंचाई h है और हमें पता चल गया इस भवन की ऊंचाई 10 दी थी, तो मतलब ये भी 10 हो गई, तो ये कितनी हो गई बची हुई, ये हो गई h-10 हो गई। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में देखिए ABC, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा, जे परपेंडिकुलर क्या है h है, बटे बेस आधार अगर हमने x मान लिया तो h/x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है बराबर h/x, तो आपको यहां से क्या मिल गया, x बराबर h, मतलब ये जो है x की वैल्यू h के बराबर है। जब ये x बराबर h है तो ये वाली भी h हो गई, दोनों समान है, ये वाली भी h हो गई। अब बस इस वाले त्रिभुज में रखिए, ये है हमारा DEC त्रिभुज, CED त्रिभुज CED में लगाइए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा, ये देखिए लंब जो है परपेंडिकुलर h-10 है बटा आधार h है h, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बराबर h-10 बटा h हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h बराबर क्या आएगा, √3 गुणा h-10 हो जाएगा। बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर √3h माइनस का 10√3, 10√3 इधर ले आइए, 10√3 बराबर क्या हो जाएगा, h उधर ले जाइए, h कॉमन आएगा तो √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10√3 बटा √3 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसे और हल करेंगे तो अंडर इसके संयुग्मी से, मतलब √3 + 1 का ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 + 1 का नीचे गुणा करेंगे तो आपको आंसर अलग मिलेगा, मतलब लेकिन आंसर समान है। अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तब भी आंसर करेक्ट है, लेकिन आप और हल करना चाह रहे हैं तो 10√3 इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √3 + 1, √3 - 1 का संयुग्मी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1। अब देखिए a - b इंटू a + b क्या हो गया, a² + b² हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर 10√3 गुणा √3 + 1
नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 भी लिख सकते हैं इसे 2, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। तो बस ये आंसर आपको ये भी मिलेगा, ये आंसर हो गया 5 अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हमने इसलिए करा दिया कि कई स्टूडेंट्स इसकी आंसर सीट में आंसर मैच करने लगेंगे तो वो सोचेंगे ये इतना नहीं आ रहा है। वैसे आप इतना भी करेक्ट आंसर है, इतना ही छोड़ सकते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर गुणा करना चाह रहे हैं तो आंसर मैच करने के लिए तो इतना भी आएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अथवा दिया हुआ था, या तो ये करिए या इन दोनों को करिए। अब देखिए भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, भूमि पर एक स्थित बिंदु है, एक चिमनी ये है, इसका उन्नयन कोण मतलब उन्नयन मतलब ऊपर की ओर नयन करके देख रहा है, तो ये वाला कोण होगा। कितना दिया था? 60 डिग्री दिया था। बिंदु की दूरी 25 मीटर है और ये वाले बिंदु की दूरी 25 मीटर दी हुई थी और आपको हाइट बतानी थी। बहुत ईजी था, इसमें आपको डायरेक्टली 10 60 लगाएंगे। 10 60 बराबर जो लंब है बटे आधार हो जाएगा h बटा 25। 10 60 क्या होता है? √3 बराबर h बटा 25 हो गया। तो h की वैल्यू h की वैल्यू 25 √3 आ जाएगी। 25 √3 मीटर h की वैल्यू आ गई। काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। ये मान लीजिए पतंग है, भूमि से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ये पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी है, इसको यहां बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ये दिया था 60 डिग्री दिया हुआ था। मान लिया है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी आपको, ये लंबाई ज्ञात करनी है x मान ली, ये आपको ज्ञात करनी थी। ये 60 मीटर दी हुई थी। अब दोस्तों आपको पता चल जाएगा आसानी से क्या है। तो इसमें आप कुछ भी, अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर दिया है, कर्ल आपको निकालना है। तो आपको पता है लंब और कर्ल में संबंध क्या होता है? साइन। अगर साइन लगाएंगे इसमें साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब देखिए कितना दिया हुआ है 60 अपॉन कर्ल आपको निकालना था। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बटा 2 होती है। 60 बटा x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 120। x बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा √3। अब √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा? 120 √3 बटा √3 गुणा √3, 3 हो जाएगा। 3 चौक 12, 40। तो ये 40 √3 मीटर जो है, 40 √3 मीटर इस डोरी की लंबाई आ गई, 40 √3 मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल पेपर 1 के 6 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों ये एक ही टाइप के क्वेश्चन आपसे रहेंगे। आप देखिए अगर आपने यही 6 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जैसे हमने समझाए हैं ऐसे समझ लिए तो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगभग सारे सही हो जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी हैं उन तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगामी टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा सकें। तो दोस्तों आपका विमर्श एजुकेशन चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।